बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 5th सेमेस्टर की सब्जेक्ट इंग्लिश 5 पढ़ रहे हैं। इंग्लिश 5 में हमने आप लोगों के कोर्स का यूनिट 5 लेटर्स टू द एडिटर पढ़ लिया है, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 जो कि एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीडिंग है। आप लोगों के कोर्स ग्रेड में अगर आप लोग देख लें तो उसमें लिखा हुआ है यूनिट 1 एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीडिंग, लेकिन यहाँ पे जो स्लाइड्स बने हुए हैं इसमें इंटेंशनली एनालिटिकल रीडिंग लिखा है। इंटेंशनली मींस के जानबूझ के लिखा गया है, क्योंकि आप लोगों का यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी आप लोगों के लेवल का जो कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें एनालिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग दोनों का एक ही मीनिंग बनता है। एक ही मीनिंग कौन सी मीनिंग बनती है कि जब भी आप कोई रिसर्च करते हो, रिसर्च करते वक्त आपके रिसर्च से रिलेटेड आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड पहले से कोई रिसर्च वगैरह हो चुके होंगे। आप जब उन रिसर्चेस वगैरह को उठा के एक पूरे एनालिसिस के थ्रू सही तरीके से सोच विचार करके जो पढ़ते हो, तो वो जो पढ़ना है एनालिसिस के थ्रू जो पढ़ना है वो एनालिटिकल रीडिंग या फिर क्रिटिकल रीडिंग कहलाती है। तो ये एक ही चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग डिफरेंस करना चाहे एनालिटिकल रीडिंग और क्रिटिकल रीडिंग में, तो इसमें एक छोटी सी डिफरेंस ये है कि एनालिटिकल रीडिंग का मकसद ये होता है कि एनालिटिकल रीडिंग करते वक्त आपका फोकस इस चीज़ पे होता है, यानी ये एक ऐसी रीडिंग होती है जिसके थ्रू आप फैक्ट्स को समझ लेते हो। यानी आप जो कुछ रीड कर रहे हो तो उस रीडिंग में जो फैक्ट्स है उनको आप अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो ये एनालिटिकल रीडिंग कहलाती है। और क्रिटिकल रीडिंग में ये होता है कि इसमें ज़्यादातर डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू जो राइटर की राइटिंग स्टाइल होती है उस पर क्वेश्चन किए जाते हैं कि अगर आपने ये रिसर्च की है, इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये अगर आप कह रहे हैं कि ये सही है तो ये कैसे सही है, अगर आप मतलब कि वो ट्रू है तो हाउ इट्स ट्रू। इस तरह जो है मुख्तलिफ क्वेश्चन किए जाते हैं, और उस रिसर्च में उस रिसर्च को उसको पढ़ते वक्त उसमें हर एक चीज़ को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है, हर एक चीज़ को तशरीह करने की कोशिश की जाती है डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू, तो वो क्रिटिकल रीडिंग कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट को पढ़ने का, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि लर्नर विल एबल टू थिंक एंड रीड केयरफुली फॉर रिसर्च राइटिंग, कि इस एनालिटिकल रीडिंग का ये जो यूनिट है इसको पढ़ने के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि रिसर्च राइटिंग करते वक्त आप सही तरीके से सोच सकते हो और सही तरीके से आप केयरफुली रीड कर सकते हो। केयरफुली थिंकिंग और केयरफुली रीडिंग के थ्रू आप जो है अपना रिसर्च पूरा कर सकते हो, इसीलिए आप लोगों के कोर्स में ये यूनिट जो है वो इंक्लूड की गई है। What is analytical reading? Analytical reading refers to the high-level cognitive skill that can help you to enhance understanding and have better clarity. एनालिटिकल रीडिंग एक हाई लेवल कॉग्निटिव स्किल है कि जिसके थ्रू आप अपने जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हो, आपको बेटर क्लियरिटी मिल सकती है। यानी एक ऐसी रीडिंग है कि जिसके थ्रू अगर आप एनालिटिकल रीडिंग करते हो तो आप अपने जो अंडरस्टैंडिंग है, जिस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करना चाहते हो उसको मज़ीद इन्हेंस कर लेते हो, और आपको क्लियरिटी जो है वो बेहतर तरीके से एनालिटिकल रीडिंग के थ्रू मिल जाती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, एनालिटिकल रीडिंग स्किल एक्सप्लेन्स इम्पोर्टेंट ब्रेन वर्क, यानी एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो एनालिटिकल रीडिंग स्किल्स होते हैं तो ये एक अहम ब्रेन फंक्शन को, एक अहम ब्रेन वर्क को एक्सप्लेन करती हैं। यानी एनालिटिकल रीडिंग करते वक्त एक शख्स का जहन, उसका ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन कर रहा होता है। The most aggressive application of analytical reading you will observe in academic writing, और ज़ाहिर सी बात है कि the most aggressive application means के most excessive use, यानी aggressive application का मतलब है excessive use। ये जो analytical reading है इसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होती है? analytical reading की academic writing में, यानी जो आप रिसर्च लिखते हो, जो आप
प्रोफेशनल कोई जर्नल वगैरह लिखते हो, जो आप कोई भी प्रोफेशनल राइटिंग करते हो, एकेडमिक राइटिंग करते हो, तो उस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है एनालिटिकल रीडिंग को। इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिटिकल रीडिंग, इसकी अहमियत क्या है? एनालिटिकल रीडिंग इज़ वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ एनालिटिकल स्किल सेट। जो एनालिटिकल स्किल सेट होती हैं, तो स्टूडेंट्स पहले एनालिटिकल स्किल सेट को समझें। एनालिटिकल स्किल सेट एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जिसमें आप इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हो, उनको एनालाइज करते हो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। यानी इसमें बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल कम्युनिकेशन, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और क्रिएटिविटी जो है वो शामिल है। तो इनमें एक जो है वो एक स्किल जो है वो एनालिटिकल रीडिंग भी है। बहुत सारे एनालिटिकल स्किल सेट जो मैंने आप लोगों को बता दिए, इसमें एक स्किल जो है वो एनालिटिकल रीडिंग का भी है। तो इसीलिए कह रहा है कि ये जो एनालिटिकल रीडिंग है ये एक एसेंशियल पार्ट होती है एनालिटिकल स्किल सेट की। एनालिटिकल रीडिंग्स हेल्प यू इनहेंस योर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालिटिकल रीडिंग के थ्रू जब एक आप पूरा ध्यान दे के पूरा एनालिसिस के थ्रू जब पढ़ते हो, तो उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस हो जाती है और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी इनहेंस हो जाती है। In simple words, it will refer to the capability to analyze received information and critically and make decision or conclusion based on it। सिंपल अल्फाज में, सादा अल्फाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि एनालिटिकल रीडिंग एक कैपेबिलिटी होती है जिसके थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। क्रिटिकली एनालाइज करना मीन्स हम उसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं। उस क्वेश्चंस के थ्रू वहाँ जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उन सबको एनालाइज करते हैं, उनका तजिया लेते हैं और फिर उससे कोई कंक्लूजन हम निकालते हैं या फिर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं। For academic writing, it is crucial to select analysis of existing research which is relevant to your topic, showing how it relates to your investigation। एकेडमिक राइटिंग के लिए ये क्रूशियल है। क्रूशियल मीन्स कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जिस्टिंग रिसर्च जो कि आपके टॉपिक से ताल्लुक़ रखती हो उसकी एनालिसिस करे, उसका तज्ज़िया ले और ये बताए, ये शो करे कि ये किस तरीके से आपके इन्वेस्टिगेशन के साथ रिलेट करती हैं। It explains and justifies how your investigation may help answer some of the questions or gaps in this area of research। ये आपको एक्सप्लेन करती हैं, ये जो एनालिटिकल रीडिंग होती हैं ये आपको एक्सप्लेन करती हैं, जस्टिफाई करती हैं कि किस तरीके से आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो एग्जिस्टिंग जो रिसर्च है उसमें जो कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ गैप्स है, तो आपकी इन्वेस्टिगेशन उन गैप्स को, उन क्वेश्चंस को कैसे पूरा कर सकती है, उन क्वेश्चंस को कैसे आंसर कर सकती हैं। तो ये आपको एनालिटिकल रीडिंग के थ्रू पता चलती है। Analytical reading is not a straightforward summary of everything you have read on the topic, and it's not a chronological description of what was discovered in your field। एनालिटिकल रीडिंग हम ये नहीं कह सकते कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड समरी है। जो भी कुछ चीज़ आप रीड करते हो तो उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड समरी जो आप निकालते हो वो एनालिटिकल रीडिंग नहीं होती। या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक तरतीब से जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो कुछ आपके फील्ड से रिलेटेड डिस्कवर हुए हैं उनकी जो क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन होती है वो भी एनालिटिकल रीडिंग नहीं कहलाती। While reading analytical, consider it that a longer literature review may have headings to help group and the relevant research into themes or topics। इसके बजाय मतलब ये कि एनालिटिकल रीडिंग ना तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड समरी है, ना तो कोई क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है आपके टॉपिक की। एनालिटिकल रीडिंग जो है ये एक लॉन्गर लिटरेचर रिव्यू है जिसके बहुत सारे हेडिंग हो सकते हैं जो कि आपके टॉपिक से, आपके थीम से रिलेवेंट हो। This gives a focus to your analysis as you can group similar studies together and compare and contrast their approaches, any weaknesses or strength in their method and their finding।
ये क्या करती हैं, एनालिटिकल रीडिंग आपको एक फ़ोकस देती है, आपके एनालिसिस को एक फ़ोकस देती है कि जिसके थ्रू आप जो सिमिलर स्टडीज़ होते हैं उनको एक साथ ले आते हो, उनको कंपेयर कंट्रास्ट करते हो, उनके अप्रोचेस को कंपेयर करते हो, उसमें वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स को देखते हो, उनके मेथड्स में और उनके फाइंडिंग को देखते हो। तो ये सब कुछ करते वक्त आपको जो फोकस मिलती है एनालिसिस के लिए वो एनालिटिकल रीडिंग के थ्रू ही मिलती है। One common way to approach a literature review is to start out broad and then become more specific. Think of it as inverted triangle. एक कॉमन वे जो है कि कोई भी लिटरेचर रिव्यू के लिए आप अप्रोच कर रहे हो तो उसका एक कॉमन वे ये होता है कि ब्रॉडली स्टार्ट करो और फिर जो है आराम आराम से स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ जाओ। यानी पहले जनरली स्टार्ट लो, ब्रॉडली स्टार्ट लो और फिर जो है वो आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ चले जाए। जैसा कि थिंक ऑफ इट एज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल, जो इन्वर्टेड ट्राइंगल होती है उसी की तरह, जिस तरह यहाँ पे आप लोगों को इन्वर्टेड ट्राइंगल दिखाई गई है। ये इसका जो स्टार्ट है वो ब्रॉड है और फिर जो है वो स्पेसिफिक की तरफ होती जा रही है, नैरो होती जा रही है, इसीलिए इसको इसके साथ जो है वो एग्जांपल दी गई है। स्टार्ट में ब्रॉड इश्यूज़ को आप लेते हो, उसके बाद स्टडीज़ विच ओवरलैप विद योर रिसर्च, आपके रिसर्च के साथ जो चीज़ें ओवरलैप करती है तो उन पे फिर आप जाते हो, और उसके बाद स्टडीज़ दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर इन्वेस्टिगेशन, और मोर स्पेसिफिक में आप पहुंच जाते हो, उन स्टडीज़ तक पहुंच जाते हो जो कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो। First, briefly study the broad issues related to your investigation. You don't need to write much about this, just demonstrate that you are aware of the breadth of your subject. इसका मतलब ये है कि पहले आपने क्या करना है, ब्रॉड इश्यूज़ जो है, जो आपके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ब्रॉड इश्यूज़ है, उनको आपने ब्रीफली आपने उन इश्यूज़ को देखना है। आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डिमोन्स्ट्रेट करनी है कि जो सब्जेक्ट है उसके ब्रेथ से आप वाकिफ़ हो। ब्रेथ मीन्स उसके कम्प्रीहेंसिवनेस से आप वाकिफ़ हो, उसकी जो भी कम्प्रीहेंशंस है वो आपको पता है। Then narrow your focus to deal with the studies that overlap with your research. उसके बाद थोड़ा जो है आप नैरो हो जाए और उनके साथ डील करें, उन स्टडीज़ के साथ डील करें जो आपकी रिसर्च के साथ ओवरलैप कर जाती हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके रिसर्च के साथ ओवरलैप की जाती है ऐसे स्टडीज़ भी आपने उनके साथ भी डील करना है। फिर फाइनली hone in on any research which is directly related to your specific investigation. Proportionally, you spend most time discussing those studies which have most direct relevance to your research. अब फाइनली आप जो है उस रिसर्च तक पहुंच जाए कि जो आपके टॉपिक के साथ स्पेसिफिकली वो रिलेट करता हो, स्पेसिफिकली डायरेक्टली रिलेट करता हो, उस तक पहुंच जाए। अब क्या करना है, प्रोपोर्शनली, यानी आपने जो ज़्यादा आपका वक्त है वो अब इसमें लगानी है। इन चीज़ों को डिस्कस करने में आपने इतना ज़्यादा टाइम लगाना है जो आपके रिसर्च के साथ डायरेक्टली, मोस्ट डायरेक्टली रिलेवेंस हो। हाउ टू गेट स्टार्टेड, किस तरीके से आप स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग व्हाट यू विल नीड टू नो टू इन्फॉर्म योर रिसर्च। स्टार्ट में उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या चाहिए अपने रिसर्च को इन्फॉर्म करने के लिए, अपने रिसर्च में कोई जो है चीज़ें डालने के लिए आपको क्या चाहिए, उनको पहले आप आइडेंटिफाई करें। What research has already been done on this topic? आप ये मालूम करें कि जो टॉपिक मैंने उठाया है इस टॉपिक पे पहले से कौन कौन सी रिसर्च हो चुकी हैं। What are the सब एरियाज़ ऑफ द टॉपिक यू नीड टू एक्सप्लोर, और उन रिसर्चेस को पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएंगी कि कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो कि अभी तक इतने ज़्यादा फुली एक्सप्लोर नहीं हैं, जो कि अब आपने एक्सप्लोर करने हैं। What other research perhaps not directly on the topic, और ये भी आपने मालूम करनी है कि कौन से रिसर्च जो है वो शायद डायरेक्टली आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, might be relevant to your investigation। हाँ, उनका ताल्लुक़ हो सकता है आपके इन्वेस्टिगेशन से, लेकिन उनका जो है वो बिल्कुल जो है आपके टॉपिक से वो बिल्कुल डायरेक्टली जो है रिलेट नहीं भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली जो है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ अगर रिलेवेंस हो तो उनको भी आपने देखना होता है।
how to do these सब टॉपिक्स एंड अदर रिसर्च ओवरलैप विद योर इन्वेस्टिगेशन। आप ये देखें कि ये जो सब टॉपिक्स है ये और दूसरे रिसर्चेस जो है वो आपके इन्वेस्टिगेशन से किस तरीके से ओवरलैप करती हैं, उनकी ओवरलैपिंग किस जगह पे हो रही है, वो किस जगह पे एक ही पोजीशन में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होना मीन्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, तो ये आपने मालूम करनी है। नोट डाउन ऑल योर इनिशियल थॉट्स ऑन द टॉपिक। आपके जितने भी इनिशियल थॉट्स हैं आपके टॉपिक पे उनको आपने नोट करनी है। यू कैन यूज़ ए स्पाइडरग्राम आर लिस्ट टू हेल्प यू आइडेंटिफाई द एरियाज यू वांट टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। आप जो है इस तरह कर सकते हैं कि स्पाइडरग्राम जो है वो बना सकते हैं। स्पाइडरग्राम एक डायग्राम होती है जिसमें लाइंस होते हैं, सर्कल्स होते हैं, जिसमें आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हो आसानी से याद करने के लिए या फिर आसानी से उनको यूज़ करने के लिए, तो उसको कहा जाता है स्पाइडरग्राम। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप एक ऐसा डायग्राम बना सकते हो जिसमें आसानी से उन चीज़ों को लिस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल लिस्ट भी बना सकते हो जो कि फिर आपकी मदद करेंगी कि उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि आपको फ़र्दर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेट करनी है। It is important to do this before you start reading so that you don't waste time on unfocused and irrelevant reading. रीडिंग करने से पहले आपने ये चीज़ें लिस्ट करना, इनका कोई डायग्राम बनाना, इनको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको जिस एरिया पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी है उस एरिया पे आप फोकस कर सको और आपका टाइम जो है अनफोकस्ड और इर्रिलेवेंट चीज़ों पे ज़ाया ना हो। सर्चिंग फॉर सोर्सेज। अब आप किस तरीके से सोर्सेज जो है वो सर्च करेंगे, किस तरीके से आपको सोर्सेज मिलेंगे। तो लिखा है इट्स ईजी टू थिंक दैट द बेस्ट वे टू सर्च फॉर टेक्स्ट इज़ टू यूज़ द इंटरनेट टू गूगल इट। यानी ये एक आसान तरीका है, बेस्ट तरीका है, बेस्ट वे है कि आप जो है मुख्तलिफ़ टेक्स्ट को जो आप सर्च करना चाहते हो तो उसे इंटरनेट पे डाल सकते हो, उसको गूगल पे डाल सकते हो। देयर आर यूज़फुल ऑनलाइन टूल्स दैट यू मे यूज़। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स है, यूज़फुल ऑनलाइन टूल्स जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जैसा कि गूगल स्कॉलर है। हाउएवर फॉर मोस्ट लिटरेचर रिव्यू यू विल नीड टू फोकस ऑन एकेडमिकली authoritative text like academic books, journals, research reports, government publication। लेकिन इस तरह भी होता है कि बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको एकेडमिकली अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो होते हैं, अथॉरिटेटिव मीन्स एक्यूरेट टेक्स्ट, अथेंटिक टेक्स्ट जो होते हैं, बुक्स वगैरह, एकेडमिक बुक्स वगैरह, एकेडमिक जर्नल्स वगैरह, रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह, गवर्नमेंट पब्लिकेशन वगैरह, तो इनको भी आपको रिव्यू करना पड़ता है। सर्चिंग गूगल विल गिव यू thousands of heads, few of them authoritative, and you will waste time sorting them। अब लिखा है कि ये जो गूगल है, गूगल को यूज़ करना है, ये बेस्ट तरीका है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे हिट्स मिल जाते हैं, थाउजेंड्स सी आपको चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। उनमें से कुछ जो होते हैं वो अथॉरिटेटिव होते हैं, उनमें से कुछ जो होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। इसीलिए इसको तरतीब देने में, इसको सॉर्टिंग करना मीन्स तरतीब देना, इसको तरतीब देने में आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये आप लोगों का यूनिट था, यूनिट 1 ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें छोटा सा यूनिट था बस आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। इसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो कुछ आपने सीखना था वो यही सीखना था कि रिसर्च के लिए, वाइल डूइंग रिसर्च जो है आपने किस तरीके से रीडिंग करनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन, कन्फ्यूजन डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को यूनिट 2 पढ़ाऊँगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।